कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज की। कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन से होते हैं? जिनमें वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अगर किसी भी मेरी बॉडी को ए से बी तक जाना है, अगर हम उस पर्टिकुलर फोर्स ए से बी तक लेके जा रहा है मेरी बॉडी को, सोचा है मैं उसको किसी भी पाथ के अलोंग ले जाऊँ, इधर ऐसे ले जाऊँ, ऐसे ले जाऊँ, ऐसे ले जाऊँ, वर्क डन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, लाइक सिर्फ ए और बी पे डिपेंड करेगा। सो मैं कोई भी पाथ फॉलो करूँ, वर्क डन हमेशा सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास में? वर्क डन फ्रॉम पाथ 1 और टेकन अलोंग पाथ 2 और टेकन अलोंग पाथ 3 विल बी सेम। सो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव, जहाँ पे वर्क डन जस्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है मेरा, और ना कि पार्ट टेकन पे। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए सपोज मैं ए से बी तक जा रही हूँ, तो मेरे पास डब्ल्यू ए बी विल बी माइनस ऑफ डब्ल्यू ए बी ए। इसका मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए विल बी 0। मतलब जब मैं ए से बी तक अपने पार्टिकल को लेके जा रही हूँ, तो जो वर्क डन आएगा वो जस्ट अपोजिट होगा किसका? जब मैं पार्टिकल को बी से ए तक लेके आ रही हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स है, कूलम्ब फोर्स है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड सेम ही बात हो गई है, एंड स्प्रिंग फोर्स है। ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है कि मेरा वर्क डन ना पार्ट डिपेंडेंट होगा। जैसे कि मैं अपनी बॉडी को ए से बी तक लेके जा रहा हूँ ना, तो मैं इस पाथ के अलोंग, इस पाथ के अलोंग और इस पाथ के अलोंग हमेशा वर्क डन डिफरेंट आएगा। अगर हम डिफरेंट पाथ फॉलो करेंगे तो डिफरेंट वर्क डन आएगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे फोर्सेस के एग्जांपल है हमारे पास में फ्रिक्शनल फोर्स है, टेंशन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, विस्कस फोर्स है। अच्छा, अब मैंने देखा था कि मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। हम देखते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है। आई मीन हम चेक करेंगे कि डिफरेंट पाथ्स के अलोंग वर्क डन सेम आता है कि नहीं आता है। सपोज मेरी एक बॉडी है जिसको ए से बी तक जाना है, बी पॉइंट की हाइट ग्राउंड से h है, उसको मैं एक तो इस W1 पाथ के अलोंग लेके जा रही हूँ, इस पाथ के अलोंग जहाँ पे वर्क डन W1 है, और एक इस पाथ के अलोंग AOB जहाँ पे वर्क डन W2 है, सॉरी W1 एंड W2। अच्छा, इस वाले पाथ को देखते हैं हम जहाँ पे वर्क डन W1 है। मुझे ये बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ए से बीच के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये स्ट्रेट लाइन जाएगा ऐसे। अच्छा, अब हम लोग देखें, अगर हम ऐसे मान लें कि ये जो है ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, अगर ये ओ है मेरा कंसीडर, ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा अगर मैं मान लूँ इधर वाला, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ए बी विल बी गिवन बाई, अगर ये वाला डिस्टेंस मैं एल मान लूँ, ए से ओ के बीच का डिस्टेंस, तो एच स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ठीक है, सो ए बी विल बी गिवन बाई दिस, ए बी विल बी गिवन बाई एच स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या देखना था कि वर्क डन हमेशा किसके बराबर होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। अच्छा, थीटा देखो, हम ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये जो ग्राउंड पोजीशन है इससे थीटा एंगल पे है, मतलब कि जी से कितने एंगल पे हुई? 90 प्लस थीटा पे। और इस चीज़ को मैं क्या मान लूँ? थीटा डैश। सो cos ऑफ थीटा डैश विल बी cos ऑफ 90 प्लस थीटा, दैट इज़ माइनस साइन थीटा। और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? h बाई स्क्वेयर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। सो माइनस h बाई स्क्वेयर रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इज cos ऑफ थीटा डैश। सो मेरे पास यहाँ पे अगर W1 के अलोग हमें क्या मिल गया? डिस्प्लेसमेंट मिल गया ए बी, जो कि किसके बराबर है? स्क्वेयर रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर के। कोस थीटा मिल गया उसके बीच का हमें, जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये वैल्यू है उसकी, और फोर्स की वैल्यू हमारे पास है ही ऑलरेडी जी। सो वर्क डन विल बी जी इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इंटू माइनस एच बाई एच स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल दोनों, और W विल बी माइनस का जी एच।
Sorry, I forgot to put m here. G will be acceleration and force will be given by mg. नो W2 पाथ के अलोंग अगर हम लोग जा रहे हैं तो W2 पाथ के अलोंग हम क्या देखते हैं कि मेरी बॉडी पहले A से O में जाएगी, फिर O से B में जाएगी। अच्छा, A से O में जाएंगी तो हम क्या देखते हैं कि ग्रेविटी है ना, वो नीचे एक्ट कर रही है। ये देखो, है ना, ये ग्रेविटी है मेरी, और ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। थीटा यहाँ पे कितना बनता है, 90। इसका मतलब वर्क डन विल बी 0 अलोंग A to O। अच्छा, अब हम O से B की बात करते हैं। O से B तक जाने में मेरे पास ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये क्या है, ग्रेविटी। थीटा कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, सो ओ बी के अलोंग मुझे क्या मिलता है, वर्क डन विल बी माइनस एम जी इंटू एच, एंड माइनस कहाँ से आया, इसकी वजह से 180 डिग्री की वजह से, कोस ऑफ 180 इज -1। सो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे कि W2 पाथ के अलोंग WAO प्लस WOB। नाउ AO इज 0 90 डिग्री की वजह से, एंड OB के अलोंग क्या होगा मेरे पास में, OB के अलोंग क्या होगा, MG इंटू H इंटू -1, एंड सो दिस विल बी माइनस का MGH। ठीक है, सो W2 इज माइनस का MGH। W1 इज इक्वल्स टू W2, हमने देखा ना यहाँ पे वो भी कितना आ रहा था, MGH, और ये भी कितना आ रहा है, MGH। इसका मतलब ग्रेविटी क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर स्मॉल हाइट h है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन हाइट डिफरेंस h बिटवीन 2 पॉइंट्स प्लस MGH। अगर मास ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लाइक ग्रेविटी इधर एक्ट कर रही है, और जब मास को भी नीचे लाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही आएगा ना, सो थीटा विल बी 0 डिग्री। अच्छा, ग्रेविटी हमेशा कहाँ एक्ट कर रही है, नीचे, और मास अगर ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे जाएगी, सो थीटा विल बी 180 डिग्री। सो यही हमने लिखा है कि अब प्लस MGH आएगा अगर बॉडी डाउनवर्ड जा रही है थीटा 0 की वजह से, और माइनस MGH आएगा अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ मेरे पास कि अगर मेरे पास ये एक A है और ये एक B है, सो वर्क डन हमेशा हाइट डिफरेंस देखेंगे हम लोग, बाकी कुछ नहीं देखना, mg इंटू दिस हाइट डिफरेंस, दैट्स इट। चाहे भले ही ये किसी भी थीटा पे हो, चाहे कैसे भी हो, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में हमेशा किसको देखना है, हाइट डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर मैं अपवर्ड जा रही हूँ तो वो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, अगर मैं डाउनवर्ड जा रही हूँ तो पॉजिटिव आ जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, अब हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। एक तो ये था कि हम चेक कर लें कि डिफरेंट पाथ्स के अलोंग वर्क डन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सेम आ रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर सेम नहीं आ रहा तो हम बोल देंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन हम डायरेक्टली कैसे चेक कर पाएंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, अगर हम डिफरेंट पाथ्स के अलोंग वर्क डन नहीं कैलकुलेट करना चाह रहे। तो उस केस में अगर सपोज हमारे पास एक फोर्स गिवन है, ये एक फोर्स गिवन है जो कि 3x² i कैप प्लस 2y j कैप, ये क्या है, एक वेरिएबल फोर्स है। हमें पता लगाना है कि ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, डेल एफ वाई बाई डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल वाई, डेल एफ एक्स बाई डेल जेड इज डेल एफ जेड बाई डेल एक्स। अच्छा, हमें क्या करना है, ये देखो, पहले एक्स के फोर्स के एक्स कंपोनेंट को y से, फिर y कंपोनेंट को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है। ऐसे ही पार्शियल डिफ्रेंशिएशन y कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू z, एंड दिस शुड बी इक्वल टू पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ z कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू y, एंड सिमिलरली फॉर x एंड z कंपोनेंट्स। अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो ही मेरा फोर्स कंजर्वेटिव है। अगर तीनों में से कोई एक भी अगर बराबर नहीं आया तो फोर्स क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पे मेरे पास क्या है, फोर्स 2 डायमेंशन में गिवन है, तो हम ये दोनों कंडीशंस चेक कर लेंगे बस। अगर 3 डायमेंशन में होता तो तीनों कंडीशंस चेक करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, सो डेल 3x² बाई डेल एक्स, यहाँ पे सॉरी डेल वाई, यहाँ पे y का कोई कंपोनेंट नहीं है, सो डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डेल एफ वाई बाई डेल एक्स 2y विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स विल बी 0, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। इसका मतलब क्या है, मेरा फोर्स कंजर्वेटिव है।